हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? अरे बाबा। कल के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। आज आपको मॉक टेस्ट भी लगाना है, ठीक है? एक कॉन्सेप्ट के बाद मॉक टेस्ट। तैयार हो? आज लास्ट कॉन्सेप्ट चलेगा नाउन क्लॉज का, उसके बाद मॉक टेस्ट करना है, ठीक है? हम 15 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज, और उसके बाद मैं आपको एक मॉक टेस्ट दे दूंगी। और मुझे ये भी याद आ रहा है कि कल मैं आपको पीडीएफ, एक और पीडीएफ देना भूल गई शायद, पता नहीं कौन सी पीडीएफ दे दी आपको। हाँ, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब की शायद पीडीएफ मैंने आपको कल दी नहीं। और कुछ लोग बोल रहे थे पीडीएफ पीडीएफ, मेरे दिमाग में आया नहीं कि कौन सी पीडीएफ बोल रहे, तो एक पीडीएफ रह गई है ये, इसको मैं, हाँ, हैंड रिटन अभी सेंड कर दिया आपको। ओके, चलिए, बढ़िया। निखत गुड मॉर्निंग, मनीष कुमार, शंभू जी गुड मॉर्निंग, एंड एवरीवन गुड मॉर्निंग। हाँ, एक ही दी थी, याद आ गया। गुड मॉर्निंग। और मुझे जैसे ही मैंने क्लास ओवर की, मुझे तुरंत याद आया, मैंने कहा अरे मैं तो ये वाली पीडीएफ दी ही नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो भाई, पढ़ना शुरू करें। हाँ, दिख नहीं रही, आंखों पे सूजन है नंगमा, इसीलिए आंखों पे सूजन है मेरे, फेस पे, आंखों पे, आई फ्लू के कारण। यस, चलो पढ़ना शुरू करें। अब रेडी हो सभी लोग? नाउन क्लॉज पढ़ोगे? ये तो थोड़ा सा आपसे रिवाइज करा लूं, पूछ लूं क्या, कौन सी चीज क्या होती है, क्या क्या सीखा आपने। कल क्या क्या सीखा? चलो, अच्छा, कंपाउंड सेंटेंस समझ गए? कंपाउंड सेंटेंस की क्या पहचान थी? हम डर थोड़े ही जाएंगे। हाँ, सही बात है, आप डरेंगे नहीं, पर हमें अच्छा नहीं लगेगा ना। बार बार सब लोग मेरी आंखों को देख के कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, क्लास डिस्टर्ब होती रहेगी। इट विल बी बेटर कि अपना पढ़ाई करें हम। चलिए पढ़ाई करते हैं। ये आएगा, हम बोले अरे ये क्या हो गया, पढ़ लो अब बस। तो हमने कल आपको जो पढ़ाया वो पढ़ाया कि कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं और क्लॉज कितने होते हैं। तो सेंटेंस में जो आपको टाइप पढ़ाए थे कल, कौन कौन से पढ़ाए थे? एक पढ़ाया आपको सिंपल सेंटेंस, है ना? और एक क्या पढ़ाया आपको? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और एक क्या पढ़ाया आपको? कंपाउंड सेंटेंस, है ना? ये तो हमने सेंटेंस की बात कही। इसी तरीके से अगर हम क्लॉज में जाएंगे तो क्लॉज में क्या हो जाएगा? क्लॉज में भी हमें 3 मिलेंगे देखने को। सबसे पहला नाउन क्लॉज, सेकंड है एडजेक्टिव क्लॉज, एंड थर्ड वन इज एडवर्ब क्लॉज। ये 3 टाइप के आपको क्लॉज देखने को मिलेंगे, ठीक है? ओके, एक सेकेंड, कॉल आ रही है ना, 1 मिनट, मैं भी बैक आती हूँ। जॉइंट बाई कोऑर्डिनेशन, हाँ, निखत कह रहे हैं जॉइंट बाई कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। वेल डन, बहुत बढ़िया निखत, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, है ना? चलो, अब मैं आपको 3 एग्जाम्पल दूंगी और उन 3 एग्जाम्पल से आपको थोड़ी सी चीजें क्या होंगी, क्लियर होंगी, ठीक है?
3 एग्जाम्पल दे रही हूँ, 3 से थोड़ी सी चीजें क्लियर होंगी और फिर उसके बाद मैं आपको इनकी डेफिनेशन सिखाऊंगी, ठीक है। देखो, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं सबसे पहले आपको। आई नो दैट ही इज, दिख रहा है सेंटेंस क्लियरली, ही इज अ गुड बॉय। सेंटेंस क्लियर दिख रहा है सभी को? आई नो दैट ही इज अ गुड बॉय, मैं जानता हूं कि वो एक अच्छा लड़का है। इस सेंटेंस पे विचार करो आप, और मैं सारे सेंटेंस लिखती हूँ। आई नो द मैन, आज बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ मैं आपको और फिर कभी भूलोगे नहीं। आई नो द मैन हु वॉज हियर यस्टरडे, मैं उस आदमी को जानता हूँ जो कल यहाँ था। हिंदी समझते हुए चलना। When you do this work, जब तुम यह काम करोगे, I shall give you money, तो मैं तुम्हें क्या दे दूंगा? पैसे दे दूंगा, ठीक है। अब इन तीनों सेंटेंस पे हम ध्यान से देखें। सबसे पहला जो सेंटेंस है ना, आई नो, मैं तुम्हें जानता हूं, दैट ही इज अ गुड बॉय, है ना, दैट ही इज अ गुड बॉय। फिर आई नो द मैन हु वॉज हियर यस्टरडे, और यहाँ पे कह रहा है व्हेन यू डू दिस वर्क आई शैल गिव यू मनी, ठीक है। ठीक है, अब जरा एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछूंगी। आई नो दैट ही इज अ गुड बॉय, मैं जानता हूं कि वो एक अच्छा लड़का है। कौन? वो। तो वो एक अच्छा लड़का है, प्रोनाउन का हमें एक आंसर मिल रहा है ना। अब यहाँ से ध्यान देना, आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ, है ना। अब यहाँ पर तुरंत कह दिया, मैं उस आदमी को जानता हूँ हु वॉज हियर यस्टरडे, जो यहाँ था। कौन? ये आदमी यहाँ था। अब दोनों में खासियत देखो, दैट यहाँ पे एक वर्ड है, एक हु यहाँ पे वर्ड है, एक यहाँ पर वो WH वर्ड क्या है? WHEN। इससे पहले अगर आप देख रहे होंगे तो वर्ब का यूज हो रहा है। इससे पहले अगर आप देख रहे होंगे तो कौन सा यूज हो रहा है बताओ? द मैन, यानी कि हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे? नाउन आ रहा है, ठीक है। हमारे पास क्या आ रहा है? एक नाउन आ रहा है। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं, दो वाक्यों को एक साथ जोड़ा हुआ है। इस सेकंड सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक हमें वर्ब मिल रही है, और ये जो वर्ब है वो इस नाउन की से एग्री करती है। ध्यान देना, यहाँ पे जो हु है एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह वर्क कर रहा है, और इसका जो पहले वाला शब्द है इसको हम क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश की लैंग्वेज में हम कहते हैं एंटीसीडेंट, हिंदी में कहते हैं पूर्ववर्ती, मतलब पहले वाला। तो जब ऐसा केस होता है कि आपको एक रिलेटिव प्रोनाउन दिया हो और उसके पहले जो शब्द आया है नाउन या प्रोनाउन, उसके अनुसार आगे वाली वर्ब आ रही हो, तो ऐसे क्लॉज में जो ये क्लॉज माना जाता है, यानी कि ये जो पूरा हिस्सा बनेगा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये पूरा का पूरा क्लॉज कैसा है, इज इट नाउन क्लॉज, इज इट प्रोनाउन सॉरी एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब, तो ये पहचान है एडजेक्टिव क्लॉज की। एडजेक्टिव क्लॉज की क्या पहचान है? कि एडजेक्टिव क्लॉज में आपको क्या मिलेगा? जो सब्जेक्ट, जो एंटीसीडेंट होगा उसके अनुसार क्या आएगी? वर्ब आएगी। तो ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज होता है। लेकिन अगर आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर ये जो वर्ब है ये इस सब्जेक्ट के हिसाब से एग्री कर रही है, और ये वाली वर्ब इस सब्जेक्ट के हिसाब से एग्री कर रही है ना। और अगर आप दैट रिलेटिव प्रोनाउन को अगर आप देखेंगे तो इससे पहले केवल वर्ब आया हुआ है और ये किसी से भी एग्री नहीं हो रहा आगे का शब्द, तो इसको हम क्या कहेंगे? नाउन क्लॉज कहेंगे। सिंपली ये कैसा है? पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा बन जाता है नाउन क्लॉज, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड वन पे। तो ये कह रहा है व्हेन यू डू दिस वर्क आई शैल गिव यू मनी, है ना। तो आई शैल गिव यू मनी, तो देखो ये पूरा सेंस कंप्लीट दे रहा है कि मैं तुमको पैसे दे दूंगा, लेकिन कब देगा? जब वो यह काम करेगा तब देगा।
तो जब WHN जो होता है वो कहीं ना कहीं टाइम को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? टाइम को दर्शाता है। और टाइम को दर्शाने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या बनाते हैं? जनरली एडवर्ब क्लॉज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एडवर्ब क्लॉज बनाते हैं। क्योंकि एडवर्ब क्लॉज जो होता है वो वर्ब को, एडवर्ब को, एडजेक्टिव को क्या करता है? मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पर व्हेन यू डू दिस वर्क जो है पूरा का पूरा क्या है? एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये टाइम को दर्शा रहा है। हु जो होता है कहीं ना कहीं पर्सन को दर्शाता है। और जब ये इस पर्सन की विशेषता को ही बता रहा है, तो जो नाउन की विशेषता को बताएगा, जो वाक्य, ये पूरा का पूरा वाक्य जो नाउन की विशेषता को बताएगा, तो वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? बोलो, एडजेक्टिव क्लॉज। ये बात समझ में आ रही है? थोड़ा डेप्थ हो गया है ना? जो नाउन की विशेषता को बताएगा वो क्या बन जाएगा? एडवर्ब क्लॉज, सॉरी एडजेक्टिव क्लॉज। और जो टाइम को बताएगा वो बन जाएगा एडवर्ब क्लॉज। और जो जनरल सेंस बताएगा वो क्या बन जाएगा? नाउन क्लॉज। अब मैं आपको वापस से कुछ सेंटेंस दूंगी एंड ट्राई टू फाइंड आउट द क्लॉज। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि बात किसकी हो रही है। अगर आपको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से ही समझा देती हूँ, क्योंकि वही ज्यादा बेटर ऑप्शन रहने वाला है। अदरवाइज बताना कैसा क्लॉज है ना। when she arrives she will tell us about the incident। ट्राई करो कौन सा क्लॉज है ये। मैंने अंडरलाइन कर दिया ये वाला पार्ट। अब एक और देखना। आई कांट से। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उस WH वर्ड के पहले लिखा क्या है। when he will go। थर्ड, I know the time when he will go। ठीक है। फोर्थ, I shall give you money when you return my book। ट्राई करो इन तीनों में कौन सा क्लॉज है। ऑब्वियसली क्लॉज कहाँ से बनेगा? जहां से हमें WH वर्ड मिलेगा वही क्लॉज का निर्माण करता है ना? क्योंकि यही तो एडिशनल चीजें जोड़ी गई है, कंजक्शन की सहायता से ही तो क्लॉज बनाया जाता है। वेल डन शंभू। 2 नंबर जो है वो नाउन क्लॉज है, वेरी वेल डन। 3 नंबर क्या है? RTG। WH वर्ड से पहले देखिए क्या आया हुआ है, उससे पहले नाउन। अगर आपको एंटीसीडेंट मिल गया, एंटीसीडेंट का मतलब होता है नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ देखो, आई सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन शी अराइव्स, जब वो आती है, शी विल टेल अस अबाउट द इंसिडेंट, तो वो इंसिडेंट के बारे में बता देगी। तो ऑब्वियसली WH वर्ड से यहाँ शुरू हो रहा है, पूरा का पूरा क्या है? ये टाइम के बारे में बता रहा है। तो कैसा क्लॉज है ये? एडवर्ब क्लॉज है।
कैसा क्लॉज है? एडवर्ब क्लॉज। अब देखो आई कांट से, हिंदी पे भी ध्यान देना। यहाँ पे ये कह रहा है कि व्हेन शी अराइव्स, जब वो आएगी, तो टाइम के हिसाब से कहा ना कब आएगी। अगर दूसरा पूछने लग जाए अगर कब आएगी, कि जब वो आएगी, तो टाइम का यहाँ पे सेंस आ रहा है। आई कांट से, मैं कुछ नहीं कह सकता, व्हेन ही विल गो, कि वो कब गया था, है ना, वो कब गया था। तो इसके ऊपर एम्फेसाइज हो रहा है कि वो कब गया था। तो वो कब गया था, यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इससे पहले कुछ भी नहीं है, कोई एंटीसीडेंट नहीं है इसका। तो ये कैसा क्लॉज हो गया? ये हो गया आपका नाउन क्लॉज, है ना। अब आई नो द टाइम, मुझे वो समय पता है, व्हेन ही विल गो, मुझे वो समय पता है जब वो गया था। तो इस समय के बारे में पता है कि कब गया था, है ना। तो इसके बारे में पता है, नाउन के बारे में उसको पता है, और नाउन की विशेषता के बारे में जो बताएगा क्लॉज, वो कैसा क्लॉज बन जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज, जो नाउन को डिफाइन करेगा। क्योंकि ये किसके लिए कह रहा है? आई नो द टाइम, मुझे वो समय पता है, व्हेन ही विल गो, जब वो गया जाएगा। आई शेल गिव यू मनी, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, व्हेन यू रिटर्न माई बुक, जब तुम मेरी किताब वापस करोगे। तो कब पैसे देगा, या क्वेश्चन करो कब पैसे देगा? जब वो क्या करेगा? किताब को वापस करेगा, है ना। तो उस समय पैसे देगा, यानी कि वंस अगेन टाइम की बात हुई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, चलिए, क्लियर हो गए सारे क्लॉज सबको? वेल डन एवरीवन, काइंडली एडजस्ट योर माइक। अभी ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 रिपीट। आई, देखो सिंपल है, देख लो उसके पीछे वर्ब दी गई है। अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है समझने में, ये देखो आई कांट से, ये से वर्ब है, उसके बाद डब्ल्यू एच वर्ड आया। थर्ड सेंटेंस में देखो, वर्ब के बाद नाउन दिया है, नाउन आई नो द टाइम, और उसके बाद टाइम के बारे में फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये कैसा क्लॉज हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। और सेकंड वाला कैसा हो गया? नाउन क्लॉज हो गया। चलो आगे बढ़े। चलिए, तो मैं एक शीट दे रही हूँ आपको, उसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। इसको मैं सेव करके भेज दूँ? इसको मैं सेव करके भेज देती हूँ। और एक प्रैक्टिस सेट दे रही हूँ आपको, वो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना। वर्ब चैप्टर सॉल्व कर लिया आपने सारा? कल जो वर्ब की एक्सरसाइज दी थी वो कंप्लीट हो गई आपकी? मैम आज मॉक बैच में एक ही क्लास है, ओनली हिंदी। हाँ, मॉक वाला आज ऑफ है, सिर्फ सैटरडे का। वर्ब चैप्टर सॉल्व है कि नहीं है? अरे आपको बताता भी नहीं है। एडजेक्टिव की एक्सरसाइज कराऊं या मॉक कराऊं? फटाफट से बताओ। 2 पीडीएफ मिल गई। हाँ, एडजेक्टिव की एक्सरसाइज कराऊं या मॉक करोगे? मॉक टेस्ट होता है 3 बजे डेली, मॉक का न्यू बैच आया था एक। एडजेक्टिव करा दो, ठीक है।
चलो फटाफट से एडजेक्टिव भेज रही हूँ, उसको कर लेना, क्योंकि वो उस दिन से सॉल्व ही नहीं हुआ है एडजेक्टिव फॉर्म। मॉक मैं आपको लास्ट में दे दूंगी, आप खुद से लगा लेना। मैम आपका पीपीटी पूरा खाली आया, 2 ही पेज लिखे हैं तो 2 पेज ही आए होंगे लिखे हुए, बाकी खाली होगा। क्यों ऐसा ही है? आपके सामने ही तो अभी लिखा है। बस 1 मिनट। वैसे अगर ये एडजेक्टिव वाला चैप्टर कर लेंगे ना तो काम ही आएगा। रुको, तुम लोगों ने उस दिन से किया ही नहीं है। मैं इसको भी सेंड करती हूँ। हाँ तो 2 ही 3 पेज लिखे थे ना डियर, ब्लैंक पीपीटी थी मेरी पूरी, मैंने सिर्फ 2-3 ही पेज तो लिखे थे, वही आएगा। चलो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, ट्राई टू गिव द आंसर। अब तक मैं आपके कमेंट्स देख लेती हूँ। अनसीन पैसेज आना तो नहीं चाहिए, बट आपको करा देंगे पैसेज के थ्रू, फॉर्म के थ्रू। पहली बार एग्जाम होगा मनीष जी, है ना, तो करा देंगे मॉक आपको। चलिए हाँ दे देंगे आपको, डोंट वरी, बता देंगे कैसे करते हैं। देयर वर नो लेस देन 50% प्रेजेंट इन द रूम। अच्छा ये बताओ, सब लोग आंसर बी कर रहे हो, बी पार्ट में क्या दिक्कत है, कहाँ पे क्या हमें चेंज करने की नीड है, फटाफट से कमेंट करो। बी पार्ट में क्या चेंज करें कि सेंटेंस ठीक हो जाए? एवरीवन टेल मी, क्या यहाँ पर गलत है? नॉट लेस देन, नॉट लेस देन में क्या गड़बड़ है भाई? देखो नॉट नहीं होता, पहले तो नो ही आएगा, इस बात को समझिए। दूसरा ये जो लेस है, समझना आप यहाँ से, एक हमारे पास पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव होता है जिसमें लिटिल शब्द होता है पॉजिटिव डिग्री का, लेस होता है कंपैरेटिव का, और लीस्ट होता है सुपरलेटिव का। तो लिटिल का जो जनरली हम प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे 50% प्लूरल काउंटेबल नाउन है। इसका मतलब यहाँ जो लेस लिया है इसका यूज कैसा हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो लिटिल से मिलता जुलता वर्ड एक और होता है फ्यू, फ्यू का कंपैरेटिव फॉर्म फ्यूअर होता है, एंड यहाँ पे क्या होता है, फ्यूएस्ट। तो फ्यू का जो प्रयोग किया जाता है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, और इसका कंपैरेटिव फॉर्म क्या है, फ्यू। तो यहाँ से लेस हटा के हम क्या लिखेंगे, फ्यूअर। देयर वर नो फ्यूअर देन 50% प्रेजेंट इन द रूम, इसलिए बी पार्ट में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर ऑफेंसिव टू माय फ्रेंड। आपको बताना है इस सेंटेंस में क्या ग्रामेटिकल एरर है। क्विकली आंसर करें फटाफट से, 10 सेकंड के अंदर आंसर करें, फास्ट करके मैं इसको कंप्लीट कराती हूँ। पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करना, वी डोंट नो कि कहां से कौन सी चीज आ जाए, है ना। चलिए, तो इसका आंसर क्या है, ए। देखो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 3 टाइप से स्ट्रक्चर होते हैं, एक फ्यू होता है, एक फ्यू होता है, और एक क्या होता है, द फ्यू। तीनों के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। फ्यू का यूज नेगेटिव सेंस में करते हैं, और इनका पॉजिटिव पॉजिटिव ये सम के सेंस में होता है, ये नेग्लिजिबल के सेंस में होता है, और ये जो भी बचा है वो सब। तो अगर हम कहेंगे फ्यू रिमार्क्स दिए, तो ये तो सेंसलेस हो गया कि दिए ही नहीं, जबकि सेंटेंस पूरा पॉजिटिव है। तो इस फ्यू के प्लेस पे क्या आना चाहिए, आ फ्यू आना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट से बताओ क्या आंसर बनेगा। क्विक आंसर करें 10 सेकंड के अंदर।
इट इज अ वर्थ वॉचिंग डॉक्यूमेंट्री, यू मस्ट नॉट मिस इट। ये देखने लायक डॉक्यूमेंट्री है, तुमको अवश्य ही इसको मिस नहीं करना चाहिए। चलिए, अगर हम यहाँ पे देखें आंसर तो क्या बनेगा इसका, बी, वर्थ वॉचिंग डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, क्यों बनेगा? यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डॉक्यूमेंट्री जो है एक नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए वापस से यहाँ पे जीरेंट फॉर्म, मैंने कहा ना कि जीरेंट जो होता है वो नाउन की तरह भी वर्क करता है, तो ये वापस से यहाँ दिया हुआ है, तो इसको हमें पूरा यहाँ से क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा हमें। ऐसे केस में ये एक ना एक्सेप्शन, एक तरीके से ये समझ लीजिए। तो पहले हमें ए के पास लिखना होगा डॉक्यूमेंट्री, एंड उसके बाद इसकी विशेषता बताने वाला शब्द वर्थ वॉचिंग। ऐसे ये हमारा यहाँ पे बनेगा कि इट इज अ डॉक्यूमेंट्री वर्थ वॉचिंग, ये एक डॉक्यूमेंट्री है, देखने लायक है, एंड यू मस्ट नॉट मिस इट। ओके, इसका सीक्वेंस इनकरेक्ट था। Of all the students, Rita was less worried when the date for the annual examination was announced. यानी कि सभी विद्यार्थियों में रीता जो थी सबसे कम चिंतित थी जब एनुअल एग्जाम की डेट अनाउंस हुई। किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है, फटाफट से बताओ, इंपॉर्टेंट बहुत है। चलो, इस रूल को भी आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, आंसर क्या है इसका, बी। देखिए, रूल क्या है, अगर सेंटेंस में आपको ऑफ ऑल द मिल जाए, है ना, और उसके बाद नाउन आपको प्लूरल मिल जाए, तो ऐसे केस में जो डिग्री आती है वो सुपरलेटिव डिग्री आती है, और उसके साथ हमेशा द आता है, ये रूल है। ऐसे ही अगर आपको सेंटेंस में ऑफ द टू मिल जाए, तो इसके बाद नाउन आपका प्लूरल आएगा, लेकिन यहाँ पर दा के साथ जो डिग्री आती है वो कंपेरेटिव डिग्री आती है। तो हमारे पास ये दो रूल है ऑफ के, और अब पहला वाला रूल यहाँ पे मैच कर रहा है, ऑफ ऑल द आ रहा है, और यहाँ डिग्री कैसी दे दी, कंपेरेटिव। तो इस कंपेरेटिव के प्लेस पे क्या आना चाहिए, सुपरलेटिव, है ना, कि ऑफ ऑल द स्टूडेंट रीता वाज द लीस्ट वरीड। नेक्स्ट वन, even the most perfect person in the world is said to have erred when there was time to perform। यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा परफेक्ट पर्सन होगा ना, वो भी, उसमें भी त्रुटि होती है जब बात आती है परफॉर्म करने की, तो उससे भी गलती हो सकती है। इस सेंटेंस में बताओ क्या ग्रामेटिकल एरर है, ट्राई करिए फटाफट से। वेल डन मुन्ना कुमार, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार एकदम। देखो, ध्यान रखना, कुछ हमारे एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो नॉन डिग्रेडेबल होते हैं। डिग्रेडेबल, उनका मतलब होता है कि ऐसे एडजेक्टिव्स जिनका हम डिग्री बढ़ा या घटा नहीं सकते, तो उन्हीं में से क्या है, परफेक्ट है। परफेक्ट का ना तो आप सुपरलेटिव बना सकते हो, ना ही आप कंपैरेटिव बना सकते हो, तो मोस्ट हट जाएगा। पर्सन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ से दा भी हट जाएगा, तो क्या आएगा इसके प्लेस पर, ए आएगा। इवन अ परफेक्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इज सेड टू हैव एरर्ड। तो मैंने आपको कराया होगा, जैसे परफेक्ट है, जैसे अनमैच्ड, एक वर्ड और क्या होता है, अनमैच्ड होता है, एक वर्ड होता है ट्रायंगुलर होता है ना, और इसी तरीके से और भी वर्ड हैं, जैसे कि गोल्डन है, इनका आप वो नहीं कर सकते, कंपैरेटिव सुपरलेटिव फॉर्म नहीं बना सकते। ये अपने आप में कंप्लीट है, जैसे कंप्लीट भी वर्ड है, कंप्लीट है या ब्लाइंड है, इनकी कभी भी डिग्री बढ़ाई या घटाई नहीं जाती। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें फटाफट से, जल्दी से। ठीक है, आगे आंसर सभी का, चलो चेक करें। The meeting was postponed because only a few number of persons were present there। बताओ, यहाँ पर आपको बतानी है एरर, किस पार्ट में एरर है, तो सबका आंसर आ ही गया है। तो ट्राई करोगे इसमें क्या मतलब दिक्कत है बी पार्ट में, इफ यू नो ट्राई करिए।
अभी अभी कॉन्सेप्ट बताया है थोड़ी देर पहले ही। देखो, द मीटिंग वॉज पोस्टपोन, मीटिंग क्या कर दी गई, रद्द कर दी गई, ठीक है। रद्द करना, पोस्टपोन का मतलब क्या होता है, रद्द करना। बिकॉज, क्योंकि ओनली अ फ्यू नंबर ऑफ पर्सन्स वर प्रेजेंट देयर, क्योंकि वहां थोड़ी सी ही संख्या में क्या थे, लोग उपस्थित थे, है ना। ओनली अ फ्यू नंबर ऑफ पर्सन्स प्रेजेंट देयर, वहां थोड़ी सी संख्या में क्या थे, लोग उपस्थित थे। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, जो आ फ्यू आता है, इसके बाद जो नंबर दिया हुआ है, यहाँ फ्यू इनकरेक्ट दिया है, फ्यू नहीं आना चाहिए, क्योंकि आ नंबर ऑफ का मतलब होता है की संख्या में। अब कितनी संख्या है हमें पता ही नहीं है, और ओनली के साथ ओनली भी लगाया हुआ है, फ्यू भी लगाया हुआ है, तो इस बात का ध्यान रखें, ओनली के साथ जो यहाँ फ्यू लगाया हुआ है इनकरेक्ट सेंस दे रहा है। तो ओनली आ, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिटिल लगा सकते हैं, ओनली अ लिटिल नंबर ऑफ पर्सन्स, थोड़ी सी संख्या में, क्योंकि यहाँ जो सेंस आ रहा है वो काउंटेबल सेंस आना चाहिए, है ना। क्या लगता है, फ्यू होना चाहिए कि ता फ्यू होना चाहिए। लिटिल भी इनकरेक्ट सेंस देगा, क्योंकि लिटिल तो मात्रा को बताता है, और फ्यू यहाँ सही सेंस दे नहीं रहा। तो हमें इससे मिलता जुलता वर्ड मिलता है स्मॉल। ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ पर्सन्स, बहुत कम संख्या में लोग वहां उपस्थित थे। तो फ्यू के प्लेस पे क्या आ जाएगा, फ्यू रिप्लेस्ड बाई स्मॉल। नेक्स्ट, इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन शी इज वाइजर देन ब्यूटीफुल, ये मैंने कल शायद कराया था मे बी। नहीं, फ्यू तो कर ही नहीं सकते थे ना लिखत, क्योंकि फ्यू अगर अकेला लिखोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव वो सेंस था नहीं, वो तो बहुत ज्यादा लोग थे। इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन, सबकी राय में, शी इज वाइजर देन ब्यूटीफुल, वो सुंदर से ज्यादा क्या है, बुद्धिमान है। हमने कल ही सिखाया था कि जब एक ही व्यक्ति की, एक ही पर्सन की दो क्वालिटी की चर्चा की जाए, तो ऐसे केस में मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करें, फिर देन का यूज करें, फिर पॉजिटिव डिग्री का यूज करें। तो क्या आएगा, शी इज मोर वाइज देन, ये एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम में बहुत आता है ये वाला पैटर्न। तो शी इज मोर वाइज देन ब्यूटीफुल। द टाइगर इज एज स्विफ्ट एज एनी एनिमल, टाइगर इतना ही तेज दौड़ता है जितना कि कोई अन्य जानवर, कोई भी जानवर, सॉरी कोई अन्य भी नहीं, कोई भी जानवर का सेंस आ रहा है। ये तो सही कर दो, ये तो मैंने तुमको सिखाया था। गुड मॉर्निंग संजीव। स्विफ्ट का मतलब तेज दौड़ना होता है, स्विफ्ट, स्विफ्ट में क्या गड़बड़ है बताओ, स्विफ्ट में तो कोई गलती ही नहीं बेचारे की, आप लोग भूल जाते हो। हम्म देखो, मैंने आपको सिखाया था, जब कंपैरिजन करेंगे तो एनी के साथ क्या लगाएंगे, अदर। जब कंपैरिजन करेंगे तो ऑल के साथ क्या लगाएंगे, अदर। तो द टाइगर इज एज स्विफ्ट एज एनी अदर एनिमल, किसी भी अन्य जानवर की तरह टाइगर भी क्या है, तेज दौड़ता है, ठीक है। तो यहाँ एनी अकेला क्या है, इनकरेक्ट सेंस है। नेक्स्ट वन, he had to cut a sorry figure when he realized that he had no any money in his purse, ये तो बड़ा आसान है क्वेश्चन। हम्म उसको बहुत ही बेकार मतलब झेलना पड़ा, जब उसको ये एहसास हुआ कि उसके पर्स में बिल्कुल भी धन नहीं है। तो देखो, नो और एनी कभी साथ नहीं आते, तो ही हैड, या तो आप कह दो ही हैड नो मनी, है ना, ही हैड नो मनी, या ही हैड एनी मनी कहना तो वैसे भी इनकरेक्ट है, क्योंकि एनी का यूज हम किस में यूज करते हैं, एनी को नेगेटिव सेंटेंस में, और सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में। तो एनी आ ही नहीं सकता, डायरेक्ट क्या यूज करो, ही हैड नो मनी इन हिज पर्स। ऑफ द थ्री मिनिस्टर्स विच डू यू थिंक इज गोइंग टू प्रूव मोर सक्सेसफुल, तीन मिनिस्टर में से क्या लगता है तुम्हें कि सबसे ज्यादा कौन सफल होने वाला है, सबसे ज्यादा कौन सफल होने वाला है, फटाफट आंसर करें।
क्विक आंसर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर पाए हम। और अभी कॉन्सेप्ट बताया है, सेम कॉन्सेप्ट है ये ऑफ द वाला। देखो अभी मैंने कहा था क्या कि ऑफ ऑल द दिया हो, है ना, के बाद प्लूरल नाउन हो, या ऑफ थ्री करके दे दे, दो से ज्यादा दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों ही केस में दा के साथ कौन सी डिग्री आती है, सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन अगर ऑफ द टू होगा तो ऐसे केस में क्या आएगा, दा के साथ कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पे ऑफ द थ्री है, तो यहाँ मोर जो दिया है वो इनकरेक्ट है, क्या होना चाहिए, द मोस्ट सक्सेसफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, neither she is intelligent nor hardworking and still she expects to secure first class। ना तो वो होशियार है ना ही वो मेहनत करती है, और फिर भी उसको आशा है कि वो प्रथम श्रेणी लेके आएगी। बताइए इस क्वेश्चन में क्या ग्रामेटिकल एरर है, फटाफट से बताएं। चलो, पहले पार्ट में एरर है, क्या एरर है भाई इसमें, देखो ध्यान रखना, एक रूल है कंजक्शन का कि अगर सेंटेंस में आपको नीदर नॉर दिया है, यदि सेंटेंस में आपको ईदर और दिया है, यदि सेंटेंस में आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो दिया है, ये सारे के सारे जो होते हैं ये को रिलेटिव कंजक्शंस होते हैं। मतलब दोनों तरफ एक जैसी कंडीशन होनी चाहिए। अगर यहाँ सब्जेक्ट है तो यहाँ भी सब्जेक्ट, अगर यहाँ वर्ब है तो यहाँ भी वर्ब, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट, एक जैसी चीजें होनी चाहिए। अगर इस तरफ नीदर के बाद नाउन है तो यहाँ भी नाउन, अगर यहाँ एडजेक्टिव है तो यहाँ भी एडजेक्टिव, ये चीज है। अब देखो नॉर के बाद क्या दिया हुआ है, एडजेक्टिव फॉर्म दिया हुआ है, और यहाँ पर नीदर के बाद क्या दिया हुआ है, प्रोनाउन दिया हुआ है, तो हो गया ना इनकरेक्ट। अब इस शीज को उठा दो और इस नीदर को इंटेलिजेंट के पास लेके आ जाओ, तो सेंटेंस सही हो जाएगा, शी इज नीदर इंटेलिजेंट। बस हो गया सही फॉर्मेट। अब नीदर के बाद भी एडजेक्टिव और नॉर के बाद भी एडजेक्टिव। नेक्स्ट वन, आई रिक्वेस्टेड हिम टू lend मी फ्यू बुक्स दैट माइट हेल्प मी इन माई स्टडीज। मैंने उससे आग्रह किया कि कुछ किताबें मुझे उधार दे दो जो मेरी पढ़ाई में क्या करे, मदद करे। हम्म, थोड़ी किसी किताब है मुझे दे दो, है ना। अब बिल्कुल नहीं देगा तो कैसे पढ़ेगा, लेकिन थोड़ी तो देनी चाहिए उसको, तो थोड़ी देनी चाहिए तो क्या आना चाहिए, अ फ्यू, टू lend me a few books that might help me in my studies। अच्छा एक केस और बताती हूँ, यहाँ पर देख पा रहे होगे माई के बाद स्टडी नहीं दिया, स्टडी में एस लगा के दिया। ध्यान रखना कई बार अगर अच्छे लेवल की एरर आती है तो हमें यहाँ से भी मिल जाती है। स्टडी अगर आएगा तो वो गलत ही माना जाएगा, स्टडीज होता है नाउन फॉर्म, ये ध्यान रखना है आपको। योर ऐसे शुड नॉट एक्सीड मोर देन 100 वर्ड्स, तुम्हारा ऐसे 100 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। अब देखो एक्सीड का मतलब भी ज्यादा होता है और मोर देन का मतलब भी ज्यादा होता है, तो योर ऐसे शुड नॉट एक्सीड मोर देन कहना इनकरेक्ट हो गया, है ना। तो क्या लिखे हम यहाँ पे, योर ऐसे, या तो इसको हटा दो यहाँ पे बी लिख दो, योर ऐसे शुड नॉट बी मोर देन 100 वर्ड्स, कि तुम्हारा ऐसे 100 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। या हम एक केस में मोर देन को हटा दें बिल्कुल ही, तो दोनों में से किसी एक को रखना है, एक्सीड और मोर देन दोनों एक साथ यूज नहीं करते, ये सुपर फ्लॉस होता है। ही इज द टॉलेस्ट देन एनीबडी इन द स्कूल, बताओ, ही इज द टॉलेस्ट देन एनीबडी इन द स्कूल, बताओ इस सेंटेंस में क्या एरर है।
वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि सुपरलेटिव पूरा फॉर्म दिया हुआ है, तो कैसे ये आ सकता है? आ ही नहीं सकता है ना देन। तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया होगा कि आपको यहाँ देन तो भाई आना ही नहीं चाहिए। तो अब क्या करें हम यहाँ पे? किसका यहाँ पे हटाएं? अब एक स्टूडेंट ने कहा कि यहाँ अमंग लिख दो, तो अगर आप अमंग लिखोगे तो यहाँ इन भी तो आ रहा है ना कंपेरिजन करने के लिए, तो ये अमंग सही नहीं रहेगा कि ही इज द टॉलेस्ट अमंग एनीबडी इन द स्कूल। सेंस जो सही रहेगा, इस पूरे को हटाओ, पूरे को हटाओ और इस देन एनीबडी के प्लेस पे लिख दो ऑफ ऑल। ही इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल इन द स्कूल, है ना? ही इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल इन द स्कूल। आई वॉज सरप्राइज टू सी हर स्पीक विद समवॉट एंगर। इस सेंटेंस में बताना है क्या ग्रामेटिकल एरर है। बन गया सभी का आंसर? तो क्या आंसर बना? आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं चकित था, टू सी हर स्पीक, उसके भाषण से, कैसे भाषण से? विथ समवॉट एंगर, गुस्से के साथ वाले भाषण से। देख ध्यान रखना, समवॉट का मतलब क्या होता है? समवॉट का मतलब होता है लगभग समान। तो ये जो सेंस दे रहा है गलत दे रहा है। तो पहले तो समवॉट यहाँ से हटाओ, हमें सिर्फ क्या यूज करना चाहिए? सम एंगर। ये थोड़ा सा एंगर उसके किस में था? बोलने में था, है ना? समवॉट का मतलब क्या होता है? थोड़ा थोड़ा समान। तो समवॉट हट जाएगा, सम आ जाएगा। नेक्स्ट, माई ब्रदर इज एल्डर देन मी ऑल्दो ही लुक्स यंगर। फटाफट से बताओ क्या आएगा? माई ब्रदर इज एल्डर देन मी, मेरा भाई मुझसे बड़ा है, यद्यपि वो मुझसे छोटा दिखता है, लेकिन मेरा भाई क्या है? मुझसे बड़ा है। आ गया सभी का आंसर? ये मैंने आपको कराया भी था, शायद आपको याद हो, नहीं हो तो मैं बता देती हूँ। अगर आपको कभी ओल्डर मिले, है ना, तो ओल्डर के साथ तो देन आता है, लेकिन अगर आपको एल्डर मिलता है तो एल्डर के साथ हम किसका यूज करते हैं? टू का। तो एल्डर जो होता है वो ब्लड रिलेशन के लिए यूज किया जाता है, जबकि ओल्डर जो होता है अदर पर्सन के लिए भी यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से देन को हटा के क्या यूज करेंगे? टू। तो माई ब्रदर इज एल्डर टू मी ऑल्दो ही लुक्स यंगर। वुड यू गिव मी एनी मनी टू बाय फूड? क्या तुम मुझे कोई भी धन दे सकते हो? ट्राई करिए। ये भी इम्पोर्टेंट है और ये कई बार आपके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में आ जाता है। तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दूंगी, बस आप ट्राई करो। अभी थोड़ी देर पहले ही कॉन्सेप्ट बताया है। चलिए ध्यान रखना, जब भी एफर्मेटिव की बात होती है तो ऐसे केस में हम किसका यूज करते हैं? सम, पॉजिटिव सेंस में, है ना? अब यहाँ पे इंटेरोगेटिव है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्या आएगा? सम आएगा। ठीक है, एनी का यूज कहाँ होता है? एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस में होता है। तो कुड यू गिव मी सम मनी? क्या तुम मुझे थोड़ा सा धन दे सकते हो? टू बाय फूड, खाने को खरीदने के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 18। वेरी गुड। सम और एनी वाला तो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। प्राइवेटाइजेशन ऑफर्स द मोस्ट आइडियल सिचुएशन फॉर कंज्यूमर्स बिकॉज प्राइवेट सेक्टर इज वेरी कॉन्शियस ऑफ क्वालिटी। प्राइवेटाइजेशन ऑफर जो आपका निजीकरण है वो एक क्या करता है? प्रस्ताव देता है, बहुत ही एक आदर्श परिस्थिति बनाता है ग्राहकों के लिए, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर इज वेरी कॉन्शियस ऑफ क्वालिटी। क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो क्वालिटी को लेकर बहुत ज्यादा सजग रहता है। तो अभी उसी में से ही सिचुएशन है ये। अब सेंटेंस में आइडियल आ जाए या सेंटेंस में वही परफेक्ट आ जाए, तो इनके साथ कभी भी ना तो पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं ना ही कंपेरेटिव डिग्री का, क्योंकि ये नॉन डिग्रेडेबल एडजेक्टिव्स होते हैं, है ना? तो यहाँ से द मोस्ट हटा देंगे पूरा का पूरा, और इसके प्लेस पे एक आर्टिकल तो आना चाहिए। क्या आ जाएगा? एन। एन आइडियल सिचुएशन।
लिटिल केयर ऑन योर पार्ट वुड हैव मेड यू मोर सक्सेसफुल देन योर फ्रेंड। अगर तुम अपने ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे दो तो तुम तुम्हारे दोस्त से ज्यादा सक्सेसफुल बन सकते हो। लिटिल केयर ऑन योर पार्ट वुड हैव, बन गया आंसर, तो ए आएगा। क्योंकि अगर हमने कहा लिटिल तो इसका मतलब है तुम बिल्कुल भी ध्यान ना दो तो तुम ज्यादा सक्सेसफुल बन सकते हो, है ना। अगर वो प्रॉपर ध्यान दे रहा होता द लिटिल तो वो ऐसा नहीं कहता। तो सेंस क्या आएगा, आ लिटिल। अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दे लो अपने हिस्से पर, वुड हैव मेड यू मोर सक्सेसफुल, तो वो तुम्हें तुम्हारे दोस्त से ज्यादा क्या बना सकता है, सफल बना सकता है। He is as intelligent, if not more intelligent, than his brother who has qualified for this post. वह होशियार है लेकिन इतना भी ज्यादा होशियार नहीं है अपने भाई की बराबर की, जिसने अभी हाल ही में क्या किया है, इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया है। वह होशियार है लेकिन इतना भी अपने भाई के बराबर भी होशियार नहीं है कि जिसने अभी क्या किया है, एक क्वालिफाई की है पोस्ट, है ना। वेरी वेल डन खुशबू एंड प्रियंका एंड पूनम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ए पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है, वेल डन। क्योंकि आपको ध्यान रखना होगा कि एज कंप्लीट फॉर्मेट होता है पॉजिटिव डिग्री के साथ, एंड सो एज कंप्लीट फॉर्मेट होता है पॉजिटिव डिग्री के साथ। यहाँ पर एज तो दिया है लेकिन यहाँ नहीं दिया, तो यहाँ एज आना चाहिए। ही इज एज इंटेलिजेंट इफ नॉट मोर, देखो मोर के साथ प्रॉपर देन आ रहा है। अगर किसी के मन में सवाल हो कि पॉजिटिव और कंपेरेटिव दोनों एक साथ आते हैं बिल्कुल इसी टाइप के सेंटेंस में एक साथ दोनों आते हैं, बट कंप्लीट स्ट्रक्चर आना चाहिए कि मोर के साथ देन आता है और एज के साथ कंप्लीट करने के लिए एज आता है। शी इज बेटर देन एनी गर्ल दैट स्टडीज इन आवर इंस्टीट्यूट, बताइए इस सेंटेंस में क्या एरर है, फटाफट से करें, 25 हम लोग कर लेंगे। शी इज बेटर देन एनी गर्ल दैट स्टडीज इन आवर इंस्टीट्यूट, अभी अभी बताया कि जब जब कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन करने के लिए हम यहाँ पर अदर जरूर लगाते हैं, एनी के साथ हो चाहे बात किसकी हो, ऑल की हो। The latest chapter of this novel is the most comprehensive of all chapters in the book. बताओ। The latest chapter of this novel is the most comprehensive of all the chapters in the book. Very good, Avdesh. Very good, Poonam, Sudhir, and Manish Kumar. Very well done. So ध्यान रखना कि चैप्टर कभी भी लेटेस्ट नहीं होता है, ये इनकरेक्ट सेंस है, ठीक है। 3 वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है लेट, एक होता है लेटर, और एक वर्ड होता है लेटेस्ट, है ना। ऐसी एक होता है लास्ट, फिर एक लेटर, है ना, और क्या होता है, लेटेस्ट ही होता है ना। ये तो हमें क्या ध्यान देना है, हमें ये देखना है कि क्या आएगा यहाँ पर। तो चैप्टर कभी भी लेटेस्ट नहीं होता, चैप्टर क्या होता है, लास्ट होता है, द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस नोबल। लेटेस्ट क्या होती है, लेटेस्ट हमेशा न्यूज होती है, लेटेस्ट हमेशा एडिशन होता है, किसी भी चीज का एडिशन है वो क्या होगा, लेटेस्ट होगा, न्यूज लेटेस्ट होगी। लेकिन चैप्टर क्या होता है, लास्ट होता है, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना है, जितने भी आपके ऑर्डिनल होते हैं, ऑर्डिनल, उनसे पहले हमेशा आर्टिकल द आता है, जैसे फर्स्ट, जैसे सेकंड, जैसे वॉट एवर लास्ट। शी वॉज नॉट पनिस्ड दो शी केम लेटर देन आई, उसको उसको सजा नहीं मिली थी यद्यपि वो मुझसे लेट आई थी, फिर भी उसको सजा नहीं मिली। शी वॉज नॉट पनिस्ड दो शी केम लेटर देन आई, वह मेरे बाद आई उसके बावजूद भी उसको क्या नहीं मिली, सजा नहीं मिली।
मैम यहाँ तो सब बी आंसर किए थे, तो फिर बेल्डन का मतलब होता है प्रयास किया। इट्स नॉट अबाउट कि सही किया। शी वॉज नॉट पनिश्ड दो शी केम लेटर देन आई। ध्यान रखिएगा, दो शब्द हमारे पास होते हैं, एक LATER, एक होता है LATTER, है ना। लेटर का जो यूज किया जाता है वो टाइम के लिए किया जाता है, और LATT का जो यूज किया जाता है वो सीक्वेंस के लिए यूज किया जाता है, क्रम बताने के लिए। अब वो लेट आई, कैसे लेट आई? जब उसको पनिशमेंट नहीं मिला समय के अनुसार। शी केम लेटर देन आई, वो मेरे बाद आई। दोनों का अर्थ क्या होता है? बाद में। और फिर भी उसको सजा नहीं मिली, तो इसका मतलब इस लेटर के प्लेस पे क्या आना चाहिए था? LATER। आपने कॉलर ट्यून में भी सुना होगा, द नंबर यू हैव डायल्ड करंटली बिजी, प्लीज ट्राई लेटर। या कुछ लोग कह देते हैं आई कॉल यू लेटर, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तो समय के हिसाब से LATER यूज करते हैं। सी इज द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ आवर क्लास। ये वाला 24 नंबर इंपॉर्टेंट है, और ये वाला स्पेशली टीचिंग एग्जाम के लिए 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मोर वाला इंपॉर्टेंट था, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, सम और एनी इंपॉर्टेंट था, वैसे ही ये कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। सो ट्राई इट। चलो एक रूल आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बता देते हैं यहीं से। शी इज द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ आवर क्लास। देखो यहाँ पर एक लड़की की दो क्वालिटी दर्शाई गई हैं, और ऑफ आया है तो जाहिर सी बात है कि ऑफ के साथ, इन के साथ, अमंग के साथ सुपरलेटिव डिग्री ही आता है। आया भी है, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन यहाँ कैसा है? यहाँ जो है वो है आपका पॉजिटिव डिग्री। तो दोनों तरफ हमें सुपरलेटिव चाहिए। तो अब हम क्या करें? अब हम क्या करेंगे? इसका सुपरलेटिव बनाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? मोस्ट लगाना पड़ेगा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ आवर क्लास। अब मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, क्या हम यहाँ पे दोनों से पहले आर्टिकल दा लगाएं? जैसे क्योंकि दा तो उसमें लगा ही हुआ है पहले से, लेकिन क्या हम मोस्ट से पहले भी यहाँ पर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, ये आपको बताना है। फटाफट से बताओ। क्विक क्विक आंसर करें, क्विक क्विक क्विक। नो, क्यों? क्यों नहीं लगाएंगे? भाई मोस्ट क्या है? ये भी तो सुपरलेटिव फॉर्म है, इससे पहले भी तो आर्टिकल आना चाहिए, तो मैंने आपको सिखाया भी होगा। कहाँ चला गया पेन? कि अगर आपको एक ऐसी डिग्री मिले सुपरलेटिव फॉर्म में जिसके लास्ट में ST आ रहा है, दूसरी सुपरलेटिव डिग्री ऐसी है जो मोस्ट की सहायता से बनाई जा रही है, तो इनका जो सीक्वेंस रहता है वो क्या रहता है? पहले हम दा के साथ ST वाली डिग्री को प्रयोग करेंगे, फिर एंड लगा के दा के साथ कौन सी डिग्री को अटैच करेंगे? मोस्ट वाली। कई बार एग्जामिनर क्या करता है? अंडरलाइन कर देता है वर्ड, और मोस्ट को पहले लगा देता है और ST को एंड में लगा देता है। तो ये सीक्वेंस भी आपको ध्यान रखना है। तो क्या लिखेंगे? सी इज द बेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ आवर क्लास। नेक्स्ट, माई नोट्स आर सुपीरियर देन योर्स ऑल्दो आई हैव प्रिपेयर्ड देम इन अ हरी। यद्यपि मैंने, मेरे जो नोट्स हैं वो तुम्हारे से ज्यादा अच्छे हैं, यद्यपि मैंने जल्दबाजी में बनाए हैं तब भी। आ जाएगा वहां पर एक ही पर्सन के लिए, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री का जो फॉर्मेट है ना वो मोस्ट की वजह से दाग लग जाएगा। चलो आ गया आंसर सभी का। चलो तो सुपीरियर का पता ही होगा, जितने भी OR कंपैरेटिव होते हैं उनके साथ हम किसका यूज करते हैं? जनरली टू का। जिनमें से सुपीरियर है, जूनियर है, लेकिन ये ध्यान रखना एक्सटीरियर और इंटीरियर, इनके साथ कुछ नहीं आता, ना देन ना टू। ऑफ ऑल अदर माई नेबर्स ही इज द काइंडेस्ट एंड द मोस्ट कंसिडरेट। बताइए इस सेंटेंस में क्या ग्रामेटिकल एरर? कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करें।
द मोस्ट होगा डियर, द मोस्ट होगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल, कौन था ये, दिख भी नहीं रहा मेरे को कमेंट। चलो अब देखो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होगे, अब जब जब सुपरलेटिव डिग्री आती है उसमें तो कभी अदर नहीं लगाते ना, ये तो फिक्स है। तो यहाँ जो ऑल के साथ अदर लगा है वो इनकरेक्ट है। कंपैरेटिव डिग्री के साथ एनी आया है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ ऑल आया है, तब तो हम अदर का यूज करेंगे। या एज के साथ आपको एनी दे दिया तब भी आप अदर का यूज करो, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में नहीं लगाते अदर, तो अदर हट गया। बाकी आप ये रूल यहाँ देख ही सकते हो कि दा के साथ एस टी फॉर्म और दा के साथ एम एज मोस्ट फॉर्म, तो दोनों पार्ट सही था, बी एंड सी, ए पार्ट गलत था। नेक्स्ट, द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर मोर फेमस देन एनी अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, इसमें बताइए कि क्या ग्रामेटिकल एरर है। 25 का आंसर क्या होगा? 25 क्वेश्चन का आंसर क्या था? बी था। सुपीरियर के साथ टू आता है ना, तो वर्षा देन के प्लेस पे टू आ जाएगा। 2 मिनट बचे हैं, फटाफट से आंसर कर दो, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 3 है ना। चलो तो वर्क्स का मतलब क्या होता है? रचनाएं। तो शेक्सपियर की जो रचनाएं हैं आर मोर फेमस देन, वो बहुत ज्यादा फेमस है किसी भी अन्य इंग्लिश ड्रामेटिस्ट से, है ना। तो हमें देखना है कि कहाँ पर यहाँ एरर है। द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर मोर फेमस देन एनी अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, ये आपको यहाँ बताना है कि क्या ग्रामेटिकल एरर है। बन गया आंसर सभी का? आई थिंक बी होना चाहिए। एनी अदर, एनी अदर तो सही है ना भाई, अभी तो बताया आपको कंपैरिजन करने के लिए एनी के साथ अदर आता है। तो अब गड़बड़ कहाँ है? अब देखो, समझो गड़बड़ कहाँ है। द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर की जो रचनाएं हैं आर मोर फेमस, वो बहुत ज्यादा फेमस है देन एनी अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, किसी भी अन्य अंग्रेज नाटककार की तुलना में, या अन्य अंग्रेज की जो अन्य अंग्रेज कोई भी नाटककार की रचनाएं की तुलना में। बताओ, हम शेक्सपियर की तुलना अन्य इंग्लिश ड्रामेटिस्ट से करें, या शेक्सपियर की रचनाओं की तुलना होगी इंग्लिश के ड्रामेटिस्ट की रचनाओं से? पहले तो ये समझो कि हम तुलना किससे कर रहे हैं, बात किसकी कर रहे हैं? शेक्सपियर की रचनाओं की बात कर रहे हैं। तो उसका कंपैरिजन अन्य ड्रामेटिस्ट से कैसे कर सकते हैं? यानी कि हम कंपैरिजन जब करते हैं इक्वलिटी में करते हैं। अगर मेरी किताब की कंपैरिजन होगा तो किसी अदर पर्सन से थोड़ी होगा, किसी अन्य किताब से ही होगा, किसी अन्य व्यक्ति की किताब से ही होगा। तो यहीं पर जो एनी अदर लगा है ना, इसके पहले देन के बाद, देन के बाद क्या आना चाहिए था? देन के बाद आना चाहिए था देन द वर्क्स ऑफ एनी अदर इंग्लिश ड्रामाटिस्ट, किसी भी अन्य इंग्लिश ड्रामाटिस्ट से। अब देखो, 2 बार ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि द वर्क्स, ये पूरा, तो द वर्क्स यहाँ भी आ गया, द वर्क्स यहाँ भी आ गया। तो नाउन को रिप्लेस करने के लिए कौन आता है? प्रोनाउन। तो हम किसका यूज करेंगे? दोज का। और आगे क्या लग जाएगा? ऑफ। यानी कि इस देन के बाद हमें किसका यूज करना है? दोज ऑफ का। तो द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर मोर फेमस देन दोज ऑफ एनी अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। क्लियर? नेक्स्ट, इट इज ऑल द मोर बेटर इफ यू वर्क इन माई कंपनी।
बताओ ए अगर आपने कहा है तो ए के प्लेस पे क्या आना चाहिए? मोर बेटर रॉन्ग है, क्या आना चाहिए बताओ फिर? क्या करें? इट इज ऑल बेटर कर दें? सुपर फ्लॉस हो गया, लेकिन इंप्रूवमेंट बताओ ना क्या करना चाहिए हमें? ऑल बेटर कर दें, क्या करें? इंप्रूवमेंट बताओ क्या किया जाए? मोर हटा दें तो फिर अकेला बेटर कैसे आएगा? बेटर के लिए तो देन भी चाहिए। हम्म देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है। पहली बात तो कि ये मोर, एक सेकेंड, मोर प्लस कंपेरेटिव, मोर प्लस ईआर एक साथ कभी नहीं आता, है ना? अब अगर हमें यहाँ मोर दे भी दिया, मान लो इट इज ऑल द मोर हम लिखेंगे, तो दा के साथ ये कंपेरेटिव डिग्री आ रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट सेंस हो रहा है। हम क्या कर सकते हैं, है ना? हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि मोर जब आता है तो हम कहीं ना कहीं पॉजिटिव डिग्री लेके आते हैं, लेकिन जब मच आता है तो हम एक सेकेंड, मच जब आता है तो हम कौन सी डिग्री लाते हैं? कंपेरेटिव डिग्री लेके आते हैं, है ना? ठीक है, तो मच के साथ क्या आता है? कंपेरेटिव डिग्री आती है। तो अगर हम मोर बेटर एक साथ लगाएंगे तो यस नो डाउट दोनों इनकरेक्ट है। मोर हटाएंगे तो भी इनकरेक्ट है, तो हम क्या कर सकते हैं? मच बेटर, है ना? ए पार्ट में एरर। A little quantity of sugar is required to meet the present demands. किसी क्लास है क्या 11 बजे आप लोगों की? ऐसा है क्या मिथ? क्योंकि 3 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, अगर क्लास नहीं हो तो मैं इसको कंप्लीट करा दूं। क्लास है? किसकी क्लास है? धनजीत? नहीं है। 1 बजे से नहीं, अभी तुरंत 11 बजे किस किस की है? आज नहीं है साइंस? अगर नहीं हो तो मैं पढ़ाती रहूं, इसको कंप्लीट करा दूं। आज नहीं है तो ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि टाइम वैसे भी कम है। इसको कंप्लीट कर लेते हैं और मैं आपको मॉक टेस्ट तब भी दे दूंगी। कर लोगे ना? कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? चलो बढ़ो। तो अ लिटिल क्वांटिटी ऑफ शुगर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, शुगर एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ हमने क्या किया? लिटिल का प्रयोग किया। लिटिल अनकाउंटेबल के साथ ही यूज होता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे आ लिटिल का मतलब क्या होता है? थोड़ा। तो क्या कह रहा है? अ लिटिल क्वांटिटी ऑफ शुगर, चीनी की थोड़ी सी मात्रा इज रिक्वायर्ड टू मीट द प्रेजेंट डिमांड्स। थोड़ी सी हमें प्रेजेंट डिमांड्स के देखते हुए में थोड़ी सी जरूरत है। किसकी? शुगर की थोड़ी सी क्वांटिटी की जरूरत है। सब कुछ इसमें सही है, कुछ भी एरर नहीं है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो। ही डजेंट नीड योर हेल्प बिकॉज ही इज टू इंटेलिजेंट। उसको ही डजेंट नीड योर हेल्प बिकॉज ही इज टू इंटेलिजेंट। ये पेड इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लो, काम आ जाएगा। एडजेक्टिव तुम लोगों ने खुद से नहीं किया, मैं समझा रही हूँ, इसको कर लो। ही डजेंट नीड योर हेल्प बिकॉज ही इज टू इंटेलिजेंट। नो रोशन, नीड नॉट पहले से होता तो हम सोचते। यहाँ पर नीड जो है मेन वर्ब की तरह आया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि उसको तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही होशियार है। तो यहाँ पे आपको बताना है एरर क्या है। देखो, कभी भी टू के साथ प्लीजेंट का मतलब होता है गुड, अच्छे अच्छे एडजेक्टिव्स का यूज नहीं करते। ध्यान रखना, हम वेरी के साथ प्लीजेंट और अनप्लीजेंट, यानी कि गुड और बैड, दोनों प्रकार के एडजेक्टिव्स का यूज कर सकते हैं। टू के साथ केवल अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट का मतलब है जो अच्छे नहीं लग रहे, बैड एडजेक्टिव्स का ही प्रयोग करते हैं। उसने कहा ही इज टू इंटेलिजेंट, इसका मतलब हो गया कि वो बिल्कुल होशियार नहीं है। टू का प्रयोग नेगेटिव सेंस में किया जाता है।
तो अगर आप इंटेलिजेंट देखोगे पॉजिटिव है, वो कह रहा है कि वह इतना ज्यादा होशियार है कि उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अब आपने टू लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि वह बिल्कुल भी होशियार नहीं है, उसको तुम्हारी मदद की भी जरूरत नहीं है। तो यहां से हमें टू को हटाना पड़ेगा। ठीक है जी, टू को हटाना पड़ेगा। तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट। जैसे आप क्या बोलते हैं, वेरी गुड आपने बोला है और साथ साथ वेरी बैड भी बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन टू गुड जब कहते हैं तो वो इनकरेक्ट होता है, टू बैड कहते हैं तो वो सही होता है ना, ऐसे। नेक्स्ट, इंडिया इज बेटर देन मोस्ट अदर्स फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इस सेंटेंस में क्या ग्रामेटिकल एरर है? बन गया मोस्ट अदर्स। तो इंडिया जो है वो क्या है, अधिकतर जितने भी देश हैं उनसे क्या है, ज्यादा अच्छा है ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के। ये जो मोस्ट अदर किया है ये क्या है, इनकरेक्ट है ना। अदर्स भी इनकरेक्ट है, मोस्ट अदर्स कर कह देना। इंडिया इज बेटर देन एनी अदर फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। एनी अदर भी नहीं होगा, हाँ एनी अदर होगा, ऑल अदर, ऑल अदर होगा। क्यों होगा, देखो जब हम ऑल अदर लगाते हैं तो इसके बाद नाउन जो आता है वो कैसा आता है, प्लुरल आता है। तो ऑल अदर फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। None can believe that Ramesh is happier than grieved to know it. बताओ इस सेंटेंस में क्या एरर है? None can believe that Ramesh is happier than grieved to know it. समझ गए होगे? देखते हैं कितनों ने आंसर सही किया। नन नहीं होगा, नो वन होगा। अच्छा, नन अपनी जगह बिल्कुल ठीक है निखत। अब बताओ सी पार्ट में सोनल क्या एरर है, क्या मतलब चेंज करें कि सही हो जाए? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही कराया है, फिर तुम्हारे दिमाग में भी पॉइंट आ नहीं रहा है कि यहाँ पर एक ही पर्सन रमेश की दो बातें हो रही है ना। कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि जो रमेश है वो क्या है, दुख होने से ज्यादा वो क्या है, खुश रहता है ना। तो यहाँ पर एक ही पर्सन की दो क्वालिटी की बात होती है तो कौन सी डिग्री आती है, बताया था ना अभी, मोर के साथ कौन सी डिग्री यूज करते हैं, पॉजिटिव। रमेश इज मोर हैप्पी देन ग्रीव टू नो इट। सी पार्ट। All your attempts are daring, but this one is certainly the more daring. बताओ। All your attempts are daring, but this one is certainly। इस सेंटेंस में क्या ग्रामेटिकल एरर है? तुम्हारे सारे के सारे जो प्रयास हैं वो खतरनाक है, डेयरिंग है, बट दिस वन, लेकिन ये वाला जो है ज्यादा डेयरिंग है ना। तो दूसरे से कंपैरिजन कर लिया, दिस वन इज सर्टेनली द मोर डेयरिंग। हाँ, या मोस्ट होना चाहिए, या दा के साथ मोर ही आना चाहिए, ये आपको बताना है।
मोस्ट आएगा, वेरी गुड। दा के साथ डिग्री कैसी आती है हमेशा? सुपरलेटिव। मोस्ट डेयरिंग। दिस इज द मोर डिफिकल्ट सम आई हैव एवर सॉल्व विद इन 5 मिनट्स। यह अब तक का सबसे मुश्किल प्रश्न है जो मैंने 5 मिनट में सॉल्व किया है। तो ये बहुत सिंपल है क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करो 10 सेकेंड में। क्या बात है, फर्स्ट में क्या एरर है डियर? फर्स्ट में तो है ही नहीं एरर। सबसे ज्यादा मुश्किल है ये अब तक का, सबसे ज्यादा मुश्किल। तो दा के साथ कौन सी डिग्री आती है? सुपरलेटिव। अभी तो करा है, दा के साथ कौन सी डिग्री आती है? सुपरलेटिव। तो ये बी पार्ट है, ये ए पार्ट है। देर इज नो वन whom I esteem highly than your mother and father. There is no one whom I esteem highly than your mother and father. मिल गया? ओके, चलो। तो देर इज नो वन, कोई भी नहीं है, whom I esteem highly than your mother and father। तो भाई देन के साथ, जब यहाँ देन दिया ही हुआ है तो देन के साथ कौन सी डिग्री आती है? कंपैरेटिव। तो हाईली क्यों होगा? हाईली तो एडवर्ब है, हायर होना चाहिए, है ना? हायर देन। नेक्स्ट, he failed to find out the solution to all the problems that despite his thoroughly study of the book। बन गया आंसर सभी का? क्या है? सी। हाँ, क्या आना चाहिए? थॉरोली इनकरेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे। भाई नाउन से पहले कौन सी फॉर्म आती है? एडजेक्टिव फॉर्म आती है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? स्टडी क्या है? नाउन फॉर्म। यहाँ थॉरोली दे दिया। थॉरो होना चाहिए, THOROUGH, ये एडजेक्टिव फॉर्म है। एल वाई लग के कौन सा फॉर्म बनता है? एडवर्ब। नेक्स्ट वन, science has given us a lot, yet life is becoming more and more painful। बनाओ। थ्रू नहीं होगा, थोरो का मतलब कंप्लीट होता है, थ्रू का मतलब होता है से गुजरना, थोरो का मतलब होता है पूर्ण। थोरो वहां सही था, एल वाई नहीं लगना था। चलो, बन गया आंसर सभी का? बी आंसर है। साइंस इज गिवन अस अ लॉट, साइंस ने हमें बहुत कुछ दिया, यट लाइफ इज बिकमिंग मोर एंड मोर पेनफुल। फिर भी जो हमारा जीवन है और ज्यादा क्या होता जा रहा है? पेनफुल होता चला जा रहा है ना? तो मोर एंड मोर पेनफुल, बताओ इसमें क्या लग रहा है? कुछ गड़बड़ है? सी पार्ट में बताओ हम क्या चेंज करें? मोर एंड मोर पेनफुल की जगह हम क्या कर सकते हैं? मोर पेनफुल या सिर्फ मोर एंड मोर पेनफुल लिख दें? मोर पेनफुल होगा।
लेकिन अगर आप मोर पेनफुल लगाओगे तो आगे भी तो कुछ होना चाहिए किससे, है ना, ऐसा नहीं है ना। तो आप ध्यान रखिएगा कि एक रूल होता है कि एंड के साथ एक जैसी डिग्री आती है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होना चाहिए, सुपरलेटिव है तो सुपरलेटिव, जैसे अभी सुपरलेटिव वाला तो आपने पढ़ ही लिया था कॉन्सेप्ट, है ना। कंपैरेटिव है तो कैसा होना चाहिए, कंपैरेटिव ही होना चाहिए दोनों तरफ, जैसे कहते हैं ना बेटर एंड बेटर, वैसे ही मोर एंड मोर पेनफुल। यहाँ कोई एरर नहीं है, ये गलत दे दिया है इसका आंसर, नो एरर। Ramesh is as good if not better than all the members of the club which is known as the Lions Club. रमेश इतना ही अच्छा है लेकिन उन लोगों से ज्यादा भी अच्छा नहीं है। क्लब के जो मेंबर है विच इज नोन एज द लायंस क्लब, जो लायंस क्लब के नेम से जाने जाते हैं, अच्छा है लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है। बताओ फटाफट से, 40 क्वेश्चन होने वाले हैं। हार्डेस्ट लेवल मिल गया आपको एडजेक्टिव का। बारिश हो रही है, उसके बगल में सेकंड देख लेना, इसके अंदर कुछ हो ना पॉकेट्स में। मिल गया आंसर। अरे अभी तो कराया था कि कंप्लीट डिग्री आनी चाहिए, भी आंसर क्यों कर रहे हो भाई। हाँ अभी बताया था कि कंप्लीट फॉर्म होना चाहिए, एज एज के साथ पॉजिटिव डिग्री आती है, बेटर के साथ देन ठीक है। He felt happily to learn that his younger brother to had got a prestigious job in the bank. He felt happily to learn. फर्स्ट में उसे कैसा लगा, अच्छा लगा, कैसा लगा, अच्छा लगा, हैप्पीली नहीं होना चाहिए। He felt happy to learn that his younger brother had got a prestigious job in the bank. चलो 40 ही कराते हैं, यहाँ पे खत्म कर देंगे 40 करके। बट आगे और इजी है, यही तक हार्ड थे, आगे वाले और इजी है। चलो कंप्लीट ही कर लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कोई नहीं, कंप्लीट करके ही हटेंगे। The principal has great power to making some useful plans, but the professor have even greatest ability to foil them. ग्रेटेस्ट क्यों होगा, है ना, क्योंकि दो चीजों के बारे में कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर। द प्रिंसिपल हैज ग्रेट पावर टू मेकिंग सम यूजफुल प्लान्स बट द प्रोफेसर, प्रिंसिपल और प्रोफेसर के बीच हो रहा है, बट द प्रोफेसर्स हैव इवन द ग्रेटेस्ट, इवन द मोर सॉरी इवन मोर ग्रेटर एबिलिटी, बट द प्रोफेसर्स हैव इवन, प्रोफेसर्स सुपरलेटिव फॉर्म है तो फिर ग्रेटेस्ट की जगह द ग्रेटेस्ट होना चाहिए। Cynics believe that a few persons are good in this world. आलोचक विश्वास करते हैं कि बहुत कम लोग अच्छे होते हैं संसार में, बहुत कम, ना के समान। बताओ इस सेंटेंस में क्या एरर है। ये क्या कह रहे थे, टू मेकिंग रॉन्ग है। रॉन्ग हो गया, टाइपिंग एरर। चलो, सिनिक्स बिलीव दैट अ फ्यू पर्सन्स आर गुड इन, तो ये क्या विश्वास करते हैं कि संसार में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अच्छे हैं, मतलब ना के समान। तो फ्यू के प्लेस पे क्या आना चाहिए, केवल फ्यू आना चाहिए। यू आर अ गुड स्टूडेंट, आई हैव अ लिटिल डाउट रिगार्डिंग योर सक्सेस। तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो, मुझे बहुत थोड़ा सा ही वो है कि सफलता को लेकर मुझे जरा भी वो नहीं है संदेह, ये कहना चाह रहा है। आई हैव अ लिटिल डाउट रिगार्डिंग योर सक्सेस, मुझे जरा भी संदेह नहीं है तुम्हारी सफलता को लेकर।
You are a good student. I have a little doubt regarding your success. हाँ, मुझे जरा भी संदेह नहीं है. तो जरा भी संदेह नहीं है तो ए हटा दो, नेगेटिव सेंस आएगा यहाँ से, है ना. He wanted certain boy to make entry into the principal's chamber. यहाँ पे एक रूल होता है, मैं आपको समझा देती हूँ, शायद आपको पता नहीं होगा. अगर अकेला सर्टेन आता है तो वर्ब कैसी आती, नाउन कैसा आता है, हमेशा प्लुरल आता है. और अगर सर्टेन के बाद ए आ जाए तो नाउन कैसा आता है, सिंगुलर आता है. तो यहाँ सर्टेन बॉयज होना चाहिए. ही वांटेड सर्टेन बॉयज टू मेक एंट्री इनटू द प्रिंसिपल्स चैम्बर. There were only 2 soldiers, but each and every soldier was equal to 5 policemen. बताओ इस सेंटेंस में क्या ग्रामेटिकल एरर है. There were only 2 soldiers. वहां केवल 2 सैनिक थे, but each and every soldier was equal to 5 policemen. लेकिन प्रत्येक और हर एक जो सैनिक था वो 5 पुलिसमैन के बराबर था. बी में, क्योंकि ईच और एवरी कहने की आवश्यकता ही नहीं है. अगर ईच और एवरी कहने की, केवल एक बार कह दो कि ईच सोल्जर वाज इक्वल टू 5 पुलिसमैन. दिल्ली इज फर्दर फ्रॉम पटना देन कोलकाता. ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है. दिल्ली इज फर्दर फ्रॉम पटना देन कोलकाता. कोलकाता की तुलना में जो दिल्ली है पटना से क्या है, दूर है. वेरी वेल डन कुमार अमित. ध्यान रखना, फार एक शब्द होता है जिसका मतलब दूर होता है. ये एक पॉजिटिव डिग्री का है और इसका FARTHER फार्दर होता है, ये कंपैरेटिव डिग्री है. और FARTHEST फर्देस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है. तो यहाँ जो फर्दर दिया है इसके प्लेस पे क्या आना चाहिए, FARTHER, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, अ ग्रेटर डिस्टेंस. ग्रेटर डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं. और जो ये फर्दर होता है FUTHER, ये जो यूज किया जाता है के अतिरिक्त के अर्थ में, यानी कि इन एडिशनल, इन एडिशन टू, के अतिरिक्त. तो फर्दर हटा देंगे, फार्दर लगा देंगे. Lots of books on English grammar are available in the market, but this one is the best. Again, इसके बाद important है और easy भी है. फार तब आता शहनवाज जब देन नहीं दिया होता. देन है तो फार्दर आएगा. Lots of books on English grammar are available. इंग्लिश ग्रामर पर बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं मार्केट में, बट दिस वन इज द बेस्ट. लेकिन ये वाली सबसे ज्यादा अच्छी है. ध्यान रखना, एक स्ट्रक्चर होता है, या तो आप अ लॉट यूज करो या आप लॉट्स ऑफ यूज करो, है ना. ये दोनों स्ट्रक्चर सही है. अगर आप ऐसे लिख देते हो अलॉट तो ये भी गलत है. अगर आप अलॉट में एस लगा देते हो तो ये भी स्ट्रक्चर रॉन्ग है. तो यहाँ लॉट में एस लगा दिया है, इसको हटा दो. अ लॉट ऑफ बुक्स. आई हैव फ्यू काउज दैट गिव मी 5 kg ऑफ मिल्क. मेरे पास कुछ गाय हैं जो कितना दूध देती हैं, 5 किलो दूध देती हैं. आई हैव फ्यू काउज दैट गिव मी 5 kg ऑफ मिल्क. मेरे पास कुछ गाय हैं जो क्या करती हैं, 5 किलो दूध देती हैं. वेरी गुड वर्षा, क्या बात है. फ्यू के प्लेस पे क्या आ जाएगा, आ फ्यू, क्योंकि कुछ है. आई हैव फ्यू काउज. नेक्स्ट वन. A great many flower was offered to him. A great many flower was offered to him. बहुत सारे फूल उसको दिए गए. ग्रेट मैनी का मतलब होता है बहुत बड़ी मात्रा में. जैसे मान लो कोई टीचर गया आपके यहाँ और आप लोग उनके लिए फूल पे फूल, फूल पे फूल लेके आ रहे हो, बहुत सारे फूल दे दिए. तो ध्यान रखना, जब भी सेंटेंस में अ ग्रेट मैनी आ जाए या अ ग्रेट नंबर आ जाए, इनके बाद नाउन हमेशा प्लुरल आता है.
और वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर, है ना? तो अ ग्रेट मैनी फ्लावर्स। ठीक, चलो नेक्स्ट वन। प्लूरल ही वर्ब आएगी, वही मैं सोच रही थी, क्योंकि पूरा ही प्लूरल हो गया ना, ध्यान रखना। प्लूरल ही वर्ब आएगी, वो अ नंबर ऑफ के साथ आता है। हाँ, ग्रेट मैनी के साथ क्या आता है? वो भी प्लूरल ही रहेगी, ओके। क्योंकि पूरा का पूरा प्लूरल सेंस आ रहा है। द नंबर ऑफ के साथ रहता है, द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल रहता है और वर्ब सिंगुलर रहती है, और आ नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल रहता है और वर्ब जो रहती है आपकी वो प्लूरल रहती है। आई हैव मैनी बुक्स एंड पेपर, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं और पेपर है। इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, अगर दो अलग अलग नाउन है जिसमें एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल है, तो ऐसे केस में दोनों से पहले डिटरमाइनर आता है। तो तुम्हारे पेपर जो माना जाता है वो अनकाउंटेबल माना जाता है। पेपर को हम कभी काउंट नहीं कर सकते, लेकिन पेज को गिन सकते हैं, राइट? पेपर नहीं काउंट होता, तो पेपर काउंट नहीं होता, तो इसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा? मच लिखना पड़ेगा। या हम ये कर सकते हैं मैनी पीसेज ऑफ पेपर, मैनी पीसेज ऑफ पेपर, ऐसे कह सकते हो। आई हैव मैनी बुक्स एंड मच पेपर। देयर इजंट सम मिल्क हियर, यहाँ बिल्कुल कुछ भी दूध नहीं है। बताओ क्या आना चाहिए? सिंपल है, इजी है, एग्जाम में आता है। अभी अभी बताया था नेगेटिव सेंटेंस के साथ क्या होता है। जब मैनी आता है ना खुशबू, तो हम मच को प्रेफरेंस देते हैं, और जब सम आता है तो एनी को प्रेफरेंस देते हैं। सम और एनी में से कोई चूज करते हैं। तो यहाँ नॉट लगा हुआ है, तो देयर इजंट सम मिल्क, तो नॉट लगा हुआ है तो क्या आना चाहिए? सोचो, सम आना चाहिए कि एनी आना चाहिए, वो आपको सोचना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा नेगेटिव के साथ? एनी। तो देयर इजंट एनी मिल्क हियर, यहाँ कोई भी दूध नहीं है। प्लीज गिव मी एनी वाटर अगेन। अब बताओ क्या आएगा? इजी फॉर्मेट है। प्लीज गिव मी एनी वाटर, मुझे कोई भी पानी दे दो, या मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। यस, तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंस है। पॉजिटिव सेंस के लिए क्या आता है? पॉजिटिव सेंस के लिए हम सम का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव के लिए हम किसका यूज करते हैं? एनी का। तो आंसर आ जाएगा सम। देयर वर नॉट लेस देन 20 पर्सन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे पहले क्वेश्चन कराया था, थोड़ा बड़ा सेंटेंस था, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है दोनों का। देयर वर नॉट लेस देन 20 पर्सन, यहाँ पर 20 से ज्यादा लोग नहीं है। वही कहा मैंने कि यहाँ सम नहीं होगा। ओके, अच्छा समझ गई सब खुशबू, ठीक है ठीक है, समझ गई। तो यहाँ पर 20 पर्सन क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। लेस किसके लिए आता है? कंपेरेटिव डिग्री के लिए। तो यहाँ क्या आना चाहिए? फ्यूअर आना चाहिए। दीज ऑल मैन आर बैड, ये सारे के सारे जो मैन हैं वो कैसे हैं? बैड है। दीज ऑल मैन आर बैड, इस सेंटेंस में क्या ग्रामेटिकल एरर है? अरे दीज और ऑल कभी साथ में यूज नहीं करते, या तो ये बोलो दीज मैन आर बैड, या ये बोलो ऑल मैन आर बैड। तो दीज और ऑल कभी साथ में नहीं आएगा, इन दोनों में से किसी एक का यूज करो, या तो दीज का या ऑल का। he has read the 4 first books of the Paradise Lost, important। उसने पैराडाइज लॉस्ट के शुरू के 4 अध्याय पढ़ लिए। एक्स्ट्रा तो कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, स्टूडेंट जितने थे उस गायब हो गए।
और जबकि अब बहुत इजी आ रहा है। वेरी गुड रोशन, वेल डन। देखो, तो ये सीक्वेंस मैंने बताया था कि जब भी किसी सेंटेंस में ऑर्डिनल आ जाए, कार्डिनल आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव, तो ओसीएम रूल फॉलो करते हैं। ऑर्डिनल कौन से होते हैं? जो ऑर्डर बताते हैं। ऑर्डर कौन बताएगा? जैसे फर्स्ट। कार्डिनल क्या होते हैं? जो नंबर बताते हैं, जैसे 4। तो क्या आ जाएगा? द फर्स्ट 4 बुक्स। ही इज माई ओल्डर ब्रदर, वह मेरा बड़ा भाई है। क्या आना चाहिए? वह मेरा बड़ा भाई है। क्या आना चाहिए? सिंपल, इजी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट। वह मेरा बड़ा भाई है। ये अभी अभी सिखाया कि एल्डर का यूज ब्लड रिलेशन के लिए, जबकि ओल्डर का यूज अदर पर्सन के लिए, और साथ ही साथ इसका यूज थिंग्स के लिए भी कर सकते हैं। इसके साथ देन आता है, इसके साथ टू आता है। तो ओल्डर नहीं आना चाहिए। ही इज माई, क्या आएगा? एल्डर ब्रदर, वह मेरा बड़ा भाई है। यू आर द एल्डेस्ट मैन ऑफ दिस विलेज, तुम इस गांव के सबसे बड़े व्यक्ति हो। तुम इस गांव के सबसे बड़े व्यक्ति हो। अब जरा देखो, क्या इसमें ब्लड रिलेशन की बात हो रही है या इसमें किसी अन्य व्यक्ति की बात हो रही है? यस, तो इसमें बात हो रही है अन्य व्यक्ति की। एल्डेस्ट हटा दो, ओल्डेस्ट लगा दो। ठीक है, रूल अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, एज अ नोवेलिस्ट जैन ऑस्टिन इज सुपीरियर देन मिस्टर हेनरी वुड। भाई अगर हम ये देखें नोवेलिस्ट के तौर पर, अगर हम देखें तो जैन ऑस्टिन जो है वो मिस्टर हेनरी वुड से क्या है? श्रेष्ठ है। तो क्या आना चाहिए? ध्यान से एरर कीजिए। देखो, ए ही बनेगा, बी पार्ट बनेगा, या कोई दूसरा बनेगा। कई बार तुम लोग ऑप्शंस ही गलत चुन लेते हो। ऐसा ही आएगा 50 के बाद जो इजी है ना, ऐसे ही क्वेश्चंस। मैंने तो वो आपको दिखाया, मैंने आपसे बोल के चल रही हूँ, इसीलिए हार्ड से हार्ड और इजी से इजी दोनों कॉन्सेप्ट आपको लेके आए हैं। आप चिंता ही मत करो, हार्ड आएगा तो भी करोगे, इजी आएगा, बात वही है। चाहे सिंपल बना दो इसको, इसी को 4 लाइन में मैं लिख दूं तो आपको पहचानना पड़ेगा, इसी को 1 लाइन में लिख दिया। जूनियर के साथ 2 आता है। द इंडियन सिविलाइजेशन एंड द ग्रीक सिविलाइजेशन आर वेरी ओल्ड बट द फर्स्ट वन इज ओल्डर देन द लास्ट। इंडियन सिविलाइजेशन यानी कि भारतीय सभ्यता और ग्रीक सभ्यता बहुत पुराने हैं, लेकिन पहली वाली जो है वो बाद वाली से क्या है? ज्यादा पुरानी है। हाँ, बिफोर 40 सब हार्ड था क्योंकि लाइन बहुत बड़ी बड़ी थी, 3 3 4 4 लाइन का था। बट ये ध्यान रखना, रूल एक ही लगता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो देखो, मैंने आपको सिखाया था कि फॉर पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपेरेटिव जो होती है फॉर्मर होती है, एंड सुपरलेटिव जो होती है वो क्या होती है? फर्स्ट होती है नहीं? ऐसे ही लेट पॉजिटिव डिग्री होती है, लेटर क्या होती है? कंपेरेटिव, एंड लास्ट क्या होती है आपकी? सुपरलेटिव फॉर्म होती है। अब यहाँ पे दो चीज के बीच कंपैरिजन हो रहा है कि द इंडियन सिविलाइजेशन एंड ग्रीक सिविलाइजेशन। तो आपको ध्यान देना कि लास्ट का यूज सुपरलेटिव डिग्री में करते हैं और फर्स्ट का यूज कहाँ पे करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री में यूज करते हैं। यहाँ क्या आ रहा है? कंपैरेटिव फॉर्म आ रही है। तो क्या हम इन सुपरलेटिव फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, दा का भी नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पर लास्ट का कौन सा फॉर्म लेके आना पड़ेगा? कंपैरेटिव। और यहाँ पर हमें फर्स्ट का कौन सा फॉर्म लेके आना पड़ेगा? कंपैरेटिव। तो हम क्या कहेंगे? बट द फॉर्मर इज ओल्डर देन लेटर। और ये लेटर टाइम के हिसाब से आता है, दूसरा लेटर आएगा LATTER। ये सीक्वेंस के लिए यूज करते हैं कि जो पहला वाला है वो बाद वाले से क्या है? अच्छा, सॉरी, पुराना है। समझ में आ गया? तो फर्स्ट को हटा देंगे, फॉर्मर को लगा देंगे, पहले वाला। लास्ट को हटा देंगे, लेटर लगा देंगे। लेटर का मतलब बाद वाला। नहीं, फर्स्ट वन कैसे? फर्स्ट तो सुपरलेटिव डिग्री है ना, फर्स्ट वन कर भी नहीं सकते ना डियर, कर ही नहीं सकते। फर्स्ट सुपरलेटिव फॉर्म है, हमें क्या चाहिए? कंपैरेटिव, क्योंकि ओल्डर देन लिखा है ना? फर्स्ट कब आता है? किसी भी चीज को फर्स्ट हम कब निर्धारित करते हैं? जब हमारे पास 2 से ज्यादा चीजें होती हैं।
तो यहाँ पे पहले वाला और बाद वाला आएगा 2 के लिए। चलो नेक्स्ट वन। देयर इज स्टिल लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। अभी भी थोड़ी सी आशा है उसके ठीक होने की। और समझ जाओ क्या आना चाहिए, तुरंत आंसर करो। मिल गया। तो आंसर क्या है? बी। तो क्या स्टिल अभी भी है, अगर नहीं होती तो हम लिटिल का यूज कर लेते, लेकिन अभी भी है। तो अभी भी है तो क्या होना चाहिए बताओ यहाँ पर? क्यों भाई? आ लिटिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देयर इज स्टिल अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, थोड़ी तो है। ऑफ द थ्री मीट फिश एंड मिल्क द लेटर इज माई फेवरेट। इसमें बताओ, मैंने आपसे भी क्या कहा था थोड़ी देर पहले कि अगर सम दिया है तो उसको हम एनी से रिप्लेस करते हैं। अगर हमारे पास मैनी दिया है तो उसको मच से रिप्लेस करते हैं, अगर कुछ ऐसा है। लिटिल दिया है तो फ्यू से रिप्लेस करते हैं। लेकिन वहां होप काउंटेबल सेंस नहीं है, तो वहां पे हम लिटिल जो था नेगेटिव सेंस था, तो लिटिल को आ लिटिल में कन्वर्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, थोड़ी तो अभी आशा है। ऑफ द थ्री के साथ पॉजिटिव डिग्री आती है, बताया था। तो ऑफ द थ्री मीट फिश एंड मिल्क, इन तीनों में द लेटर इज माई फेवरेट, बाद वाला जो है मेरा फेवरेट है। तो बाद वाला लेटर नहीं होगा, क्या होगा? लास्ट। क्योंकि लेटर कब आता है? केवल दो के बीच, कंपैरेटिव फॉर्म। अब हमें क्या चाहिए? सुपरलेटिव फॉर्म। ऑफ दिल्ली एंड बॉम्बे विच सिटी इज द हॉटेस्ट, ये आपके प्रीवियस ईयर में आया टीचिंग एग्जाम में। ऑफ दिल्ली एंड बॉम्बे विच सिटी इज द हॉटेस्ट, दिल्ली और मुंबई में कौन सी सिटी ज्यादा गर्म है? दिल्ली और मुंबई में कौन सी सिटी ज्यादा गर्म है? यस, अब दो में तुलना हो रही है, जब दो में तुलना होगी तो हम हॉटेस्ट कैसे कह सकते हैं? ऑफ दिल्ली एंड बॉम्बे विच इज विच इज बेटर, सॉरी विच इज हॉटर, कौन सी ज्यादा? लिविंग इन अ डार्क रूम इज मोर प्रेफरेबल देन बीइंग imprisoned इन अ सनी प्लेस पैलेस, है ना? कैद भरे सनी पैलेस में रहने से ज्यादा अच्छा क्या है कि डार्क रूम में रह लो, लिविंग इन अ डार्क रूम। तो ये मैंने आपको रूल कराया ही है कि जब भी प्रेफर आता है, जब भी प्रेफरेबल आता है, ऐसे केस में हमेशा क्या यूज करते हैं? टू। तो देन के प्लेस पे क्या आ जाएगा? टू। ठीक है, नेक्स्ट। ये तो कर लोगे। कृष्णा इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट आइडियल स्टूडेंट। कृष्णा को क्या बताया गया कि सबसे आदर्श बच्चा है ये? बताओ। ये तो कर लोगे अब इजीली, अब तो सीख गए। मुझे लगता है अब आप आसानी से सारे क्वेश्चंस कर लोगे, अब सारे रूल आप सीख चुके हो। तो 65 पे इसको खत्म कर देंगे। तो कृष्णा इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट, तो आइडियल के साथ क्या यूज नहीं करते? अभी कराया था, आइडियल के साथ हम कभी भी सुपरलेटिव का यूज नहीं करते। तो सुपरलेटिव है तो दा भी नहीं आएगा, हट जाएगा, एन आ जाएगा, एन आइडियल स्टूडेंट। फुटबॉलर इन हिम कुड नॉट रेजिस्ट इटसेल्फ एज सुन एज अ बॉल केम इनटू साइट। फुटबॉलर इन हिम, तो यहाँ फुटबॉलर से पहले हमें आर्टिकल दा लगाना पड़ेगा। द फुटबॉलर इन हिम कुड नॉट रेजिस्ट इटसेल्फ, उसके अंदर का जो फुटबॉलर है वो उसको रोक देता है एज सुन एज बॉल केम इनटू साइट, है ना? रोक नहीं पाता, जैसी उसको क्या दिखती है? बॉल उसको दिखती है। तो ए।
द यंग लेडी इज मोर ब्यूटीफुल बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर यंगर सिस्टर, यंगेस्ट सिस्टर। जो जवान लेडी है वो ज्यादा सुंदर है बट नॉट सो कल्चर्ड, पर इतनी ज्यादा कल्चर नहीं है एज हर यंगेस्ट सिस्टर, जितनी की उसकी बड़ी बहन है। आपको बताना है क्या ग्रामेटिकल एरर है। एंड नॉट आएगा, बट के साथ नॉट नहीं आता, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। बट नॉट कर दिया है ना, ये इनकरेक्ट है, एंड नॉट आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। आपके मतलब का सारा हो गया है एडजेक्टिव। ये सबके पास है पीपीटी, सेव है या फिर इसको भेजो लिखा हुआ आपके पास। चलो भेज रही हूँ, एक सेकंड। 100 होंगे मुझे लग रहा है, इसमें 100 क्वेश्चंस दे दिए आपको। हाँ बस एक मिनट, अभी सेंड कर रही हूँ। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। मिक्स टाइप का मॉक भी होना चाहिए, अब कल से मॉक ही मॉक शुरू है, चिंता क्यों कर रहे हो। अभी भेज दूं मॉक एक, आपको बताओ। ये तो आप लोगों की, मैंने आप लोगों को करने को दिया था, आपने किया ही नहीं, इसलिए मैंने आज आपको सॉल्व करा दिया। 65 क्वेश्चन बहुत है। थैंक यू मुन्ना कुमार। आज का ये 65 क्वेश्चंस, लास्ट के 15 क्वेश्चन 50 के बाद बहुत इंपॉर्टेंट थे ये 15 क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चंस थे बीच में, तो मैं फिर से याद दिला देती हूँ। सम और एनी का केस याद रखना है ना, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव एक बार रिवाइज कर लेना, कहाँ पे एनी अदर आता है, कहाँ ऑल अदर आता है, कहाँ पर सुपरलेटिव फॉर्म आती है, ये सब पढ़ लेना। 3 पीडीएफ मैंने आपको भेज दिए। अब जब भी क्लास होगी मॉक होगा, अब इसके अलावा कोई भी टॉपिक नहीं चलेगा। ओके ठीक है जी। आज तो बहुत रेल बन गई आप लोगों की, आज क्लॉज भी सीख लिए, आज एडजेक्टिव में बहुत सारे पॉइंट सीखे आपने, है ना। ओके चलो, टेक केयर। मंडे तक ठीक हो जाएंगे, आंखें तो ठीक हो जाएंगी बट पैर नहीं हो पाएगा मेरा ठीक, बट आएंगे ऑफिस धीरे धीरे चल के, किसी के सहारे से। पढ़ाऊंगी मंडे से मैं ऑफिस में जाके, बस ये हो कि जाने के बाद सूझे ना दोबारा से। अभी तो मैं रूम में ही नहीं चल पा रही हूँ ज्यादा, मैं कोशिश करूंगी आज और कल में इसको ठीक कर लूँ पूरा, मंडे से प्रॉपर। यूट्यूब पे भी शाम को 7 बजे मैं ही आऊंगी मंडे को, और 9 बजे भी पढ़ाएंगे मंडे को, तो यूट्यूब पर शाम को मैं ही कराऊंगी। अभी तो सिंटू सर ने लिया होगा शायद कल भी 2 दिन, उन्होंने ही लिया होगा, तो मैं आपको मॉक टेस्ट वहां भी लेके आऊंगी, यहाँ भी मॉक टेस्ट चलेगा। अब आपका होमवर्क सुन लो। हाँ शहनवाज यही बोला है मेरे को, लिगामेंट टीयर होने पर मिनिमम 15 डेज बेड रेस्ट, बोला तो यही है, बट क्या कर सकती हूँ, अभी एग्जाम है, मैं छोड़ नहीं सकती बच्चों का 24 तारीख तक तो, है ना। एग्जाम के टाइम पे ज्यादा से ज्यादा नीड होती है स्टूडेंट्स को। हाँ मंडे को मैं लाइव आऊंगी। अरे बहुत ज्यादा फट गया है पैर, मतलब एक बार और फट गया था मेरा ऐसे ही, मतलब मैं एसएससी सीपीओ का वो देने गई थी फिजिकल, उसमें क्या होता है, लॉन्ग जंप हाई जंप होती है, रनिंग होती है, शॉर्ट रेस होती है, 100 मीटर की, एक 1600 मीटर की होती है, तो वो मैं देने गई थी, मेरा पैर इतना भयंकर तरीके से मुड़ा, तो पहले भी एक बार पैर फट गया था, उसको भी ठीक होने में 15 दिन लगे थे। अब ये वापस से हो गया, इस बार तो कुछ कुछ ज्यादा ही हद हो गई,
पहले चिकन पॉक्स वो ठीक ही हो रही थी, 2 दिन सही थी, 2-3 दिन सही रही मैं, फिर फ्लू हो गया, आई फ्लू हो गया। उसके बाद वो ठीक होने ही वाली थी कि ये हो गया। एक साथ इंजरी पिंजरी हो गई। चलो, हाँ, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को, आप सबसे मिलेंगे, लेकिन आप सबसे मंडे को तो मिलेंगे, लेकिन तब तक संडे है, मॉक टेस्ट नहीं खरीदा हो तो मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना जैसे भी हो। अगर आपके पास ऑफलाइन मॉक टेस्ट है तो ऑफलाइन मॉक टेस्ट जरूर लगाना। सेल्फ टेस्ट करो कैसा आपका परफॉर्मेंस जा रहा है, कहाँ पे वीक हो, एक दो चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है उनको रिवाइज करो, फिर टेस्ट करो, फिर रिवाइज करो, फिर टेस्ट करो। मॉक टेस्ट प्रतिदिन लगाओ, मॉक टेस्ट किसी भी कीमत पे नहीं छूटना चाहिए, मॉक टेस्ट हर दिन लगाओ, क्योंकि कोई भी सिलेक्शन लेने वाला स्टूडेंट होता है वो केवल मॉक टेस्ट के दम पे ही सिलेक्शन लेता है, ये बात सच है। टीचर आपको गाइड करते हैं, मॉक टेस्ट आपको सिलेक्शन दिलाता है। तो मॉक टेस्ट किसी भी दम पे मत छोड़ो, मॉक टेस्ट लगाने से बच्चे कतराते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट पर डे लगाओ। किताब रखो मार्केट से खरीद के, कोई भी किताब उठा लाओ, तुमको केवल अपना टेस्ट देखना है। हाँ, 120 का सेट जितने का भी है और उसी टाइम के साथ लगाओ, कि तुम ये सोचो तुम्हारा पेपर है, ऐसे मॉक टेस्ट लगाओ और जीत आप लोगों की जरूर होगी, बस मेहनत करिए। मॉक टेस्ट नहीं करोगे तो वो सारा का सारा प्रेशर, वो सारा का सारा टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में जाके कबाड़ हो जाएगा। आप टाइम मैनेजमेंट नहीं जान पाओगे, आप प्रेशर नहीं समझ पाओगे, तो वो वहां जाके दिक्कत दे सकता है। वहां जाके एक्सपीरियंस लेने नहीं जाना है, यहीं से खूब एक्सपीरियंस करो। डेली 2 मॉक टेस्ट, जिनसे 2 नहीं होता 1 तो जरूर लगाओ, लेकिन लगाओ। और अपना एक कॉपी रखो, उस पर स्कोर लिखो, संडे को आपके कितने नंबर आए, मंडे को कितने आए, ट्यूसडे को कितने आए, ये देखो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, और नहीं बढ़ रहा है तो क्यों नहीं बढ़ रहा है, घट रहा है तो क्यों घट रहा है, किस चैप्टर की वजह से घट रहा है। अभी है समय, अभी आप उन 1-2 चैप्टर की वजह से घटता है, उस एक चैप्टर को वापस से पढ़ो, सारा चैप्टर छोड़ के उस चैप्टर को पढ़ लो, लेकिन उस एक नंबर को लेके आओ कि ये एक नंबर मेरा जाना नहीं चाहिए। ऐसे एक एक नंबर की लड़ाई होती है, एग्जाम ऐसे नहीं होता क्लियर होता, आपको एक एक नंबर छीनना पड़ता है, आपको एक एक नंबर की लड़ाई करनी पड़ती है। तो आप यही करो, चैप्टर को पढ़ो, देखो किसकी वजह से तुम्हारे नंबर कम हो रहे हैं, उस चैप्टर को एक बार बैठ के पढ़ो, रटो रटो, उस पैटर्न को रटो, स्मार्ट तरीका समझो। स्मार्ट तरीका क्या होता है? स्मार्ट तरीका ये होता है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि आपके एग्जाम में मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री वाला कॉन्सेप्ट आता है, इसको रट डालो दिमाग में। मैंने भी कहा कि सम और एनी वाला आता है, रट डालो, पूरी एडजेक्टिव नहीं हो रही ना, तो ये 2 कॉन्सेप्ट तो रटे होने चाहिए, कि चलो मान लो इसी में से आ गए तो हो जाए। तो ये स्मार्ट तरीका होता है। मान लो मैथ है, मैथ में मान लो कि ये वाला क्वेश्चन है कि एक बार कोई भी विक्रेता 10% का डिस्काउंट दे देता है, 20% का देता है, दोनों मिलके कितने का होगा? 1। तो ये फिक्स है कि आता ही आता है, तो इस पैटर्न को रट लो। पूरा मैथ नहीं हो रहा ना डिस्काउंट का, इस पैटर्न को रट लो, कुछ पैटर्न्स रट डालो जिससे आपके नंबर बन जाए। आपका अल्टीमेट एम है नंबर गेन करना, एनी हाउ। एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है, नंबर आने चाहिए। वेल डन एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कोई भी डाउट हो टेलीग्राम पे बेझिझक मैसेज करो, अपनी ऐप पर मैसेज करो, कुछ भी पूछना है पूछो, लेकिन एग्जाम से पहले अपने आप को डट के तैयार करो, ठीक है? टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। और अपने साथ जब अपने मन से लगाने बैठो, अपने साथ कोई बेईमानी नहीं कि मेरे 2 घंटा हो गया, चल एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, नो, बेईमानी नहीं अपने साथ। एग्जाम में कुछ होगा ही नहीं आपके साथ, कोई कुछ नहीं करने देगा आपको। अपने साथ ऑनेस्ट रहिए, ठीक है? बाय बाय।